मैं एक न्यायवादी वकील हूँ, कोई सफाई कर्मचारी नहीं हूँ। अपराधियों के अपराध को छिपाने के लिए पैसे लेकर काम करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं केवल उन मामलों को लड़ता हूँ जिनमें मुझे लगता है कि न्याय का पक्ष मजबूत है, चाहे वह मामला कितना भी कठिन और विवादास्पद क्यों ना हो। मैं अपने मुवक्किल को अपना पक्षकार नहीं मानता हूँ, बल्कि मैं उन्हें अपना शरणार्थी मानता हूँ, जिनकी रक्षा और मदद के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। आदिवासी समाज में बांझगड़ा क्या है? आदिवासी समाज में यदि किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है तो आदिवासी समाज के सम्मान्य व्यक्ति मिलकर बांझगड़ा यानी पैसे या वस्तुओं का लेन देन करके क्षतिपूर्ति करके आपस में समझौता करते हैं। किंतु बुरा जब होता है जब इस प्रथा का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है और पुलिस में झूठी रिपोर्ट करके वसूली करने के लिए किया जाता है। आदिवासी समाज में पॉक्सो एक्ट की फिल्मी कहानी, देखिए लगभग इस एक्ट की कहानी आदिवासी समाज में एक समान रूप से देखने को मिलती है। जब किसी भी पुलिस प्रकरण को जो आदिवासी समाज में पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड अगर उठाकर इस कहानी को घटनाओं को देखेंगे, सभी में समान कहानी होती है। कहानी लगभग कुछ इस प्रकार से होती है। कोई नाबालिग लड़की अपने घर से कोई सामान खरीदने गई है, आटा पिसाने गई है और घर पर लौट कर नहीं आई है। 1 से 1.5 माह बाद उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है और नाम दर्ज किसी आरोपी पर शंका व्यक्त की जाती है कि वो लड़का उसको डरा धमका कर ले गया है। लगभग उसके 3 से 4 माह बाद जब लड़के और लड़की थाने में पेश हो जाते हैं तो उनको पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं का इजाफा कर दिया जाता है। आरोपी को जेल में डालकर लड़की अपने परिवार वालों के साथ चली जाती है। परिवार वाले उसको अच्छे से समझा बुझा देते हैं, हर चीज़ को कोर्ट में जाकर क्या कहना है क्या नहीं कहना है, इन सब की ट्रेनिंग कुछ वकीलों के द्वारा, कुछ परिवार के सदस्यों के द्वारा पीड़िता को दे दी जाती है। पीड़िता जब कोर्ट में बयान देने आती है तो सबसे पहली बात तो यही कहेगी कि मैं आज भी 18 वर्ष से कम हूँ। उसके बाद जब उससे पूछा जाएगा आपकी शादी हो गई है तो मना करेगी शादी हो गई है, बच्चे हुए, मना कर देगी बच्चे नहीं हुए। किंतु पर्दे के पीछे कहानी में ये होता है कि उस लड़की की शादी कोर्ट में आती है जब तक उस लड़की की शादी हो चुकी होती है और उसके बच्चे भी हो चुके होते हैं। जब उसके परिवार के सदस्यों से यही बातें सवाल पूछे जाते हैं तो परिवार के सदस्य इस बात को मान लेते हैं कि लड़की की शादी हो गई है, उसके बच्चे भी हैं, हो सकता है बच्चे 2 साल के हो, 3 साल के हो, और उसके बाद भी ये कहेंगे कि लड़की आज भी 18 वर्ष से कम है। तो इन सब कहानियों के अंदर जब हम देखें और विचार करें कि कैसे संभव है कि कोई लड़की आज भी 18 वर्ष की है, उसकी शादी हो गई है, उसके 3 से 4 साल के बच्चे भी हैं और वो नाबालिग है। आदिवासियों को पोस्को का श्राप। कई आदिवासी और आदिवासी संस्कृतियों में किसी पुरुष के लिए 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करना वर्जित नहीं है। राज्य आदिवासियों की तरफ अच्छी नीयत के कारण उन्हें प्रसव के लिए सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। जब कोई 17 वर्षीय आदिवासी शादीशुदा महिला सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए जाती है तो पुलिस को इसकी सूचना भेज दी जाती है और इसके बाद उसके पति के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाता है तथा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई जारी रखने से आदिवासी महिलाएं अस्पतालों में डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने के प्रति अनिच्छुक हो सकती हैं। इसमें ये भी टिप्पणी की गई है कि ऐसे कई मामलों में ये भी देखा गया है कि कथित अभियुक्त और पीड़िता के बीच विवाह खत्म होने का खतरा बन जाता है। क्या है पॉक्सो एक्ट? पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इस कानून को 2012 में लाया गया था। ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बनाता है। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। इसका मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो कानून में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन कर मौत की सजा का भी प्रावधान कर दिया। इस कानून के तहत उम्र कैद की सजा मिली है तो दोषी को जीवन भर जेल में ही बिताने होंगे। इसका मतलब हुआ कि दोषी जेल से जिंदा बाहर नहीं आ सकता। साक्ष्य को खंडित करने का भार पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत आरोपी पर रहता है, परंतु आरोपी के द्वारा उक्त संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। निर्दोष, विशेष रूप से वे लोग जो गरीब हैं, इसे बहुत बोझिल पाते हैं और वास्तव में अपनी बेगुनाही साबित करना असंभव है। खुद को साबित करने के लिए बचाव का अभाव है और इसलिए वे एक ऐसी व्यवस्था में फंस गए हैं जो उनके अपराध को मान लेती है। प्रतिध्वनि, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। भारतीय संविधान में समृद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। समानता का अधिकार न केवल भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा देता है, बल्कि राज्य की मनमानी या तर्कहीन कार्रवाई के खिलाफ भी सुरक्षा देता है।
लेकिन पोस्को अधिनियम 2012 के तहत आरोपी व्यक्ति को दोषी माना जाता है और इसलिए उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है, जिसका अर्थ है कि सबूत का बोझ अभियुक्त पर स्थानांतरित कर दिया गया है। आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। पोस्को अधिनियम 2012 की धारा 29 और 30 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 20 का खंड 3 और 21 का उल्लंघन है। पॉक्सो अधिनियम 2012 में प्रयुक्त अपराध की धारणा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। विशेष कानून के तहत भी स्थापित प्रक्रिया मनमाना, काल्पनिक या दमनकारी नहीं हो सकती। निर्दोषता की धारणा आपराधिक कानून के न्यायशास्त्र में एक मौलिक सिद्धांत है। अनुच्छेद 20 का खंड 3 के तहत चुप रहने का अधिकार। चुप्पी को मासूमियत के साथ जोड़ा जाता है, न कि प्रतिकूल अनुमान के साथ, क्योंकि एक निर्दोष प्रतिवादी स्टैंड लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो अक्षम महसूस करता है, क्योंकि वो कानून के बारे में ज्ञान की कमी के कारण खराब प्रदर्शन कर सकता है और अनुभवी अभियोजक हो सकता है उसे सफलतापूर्वक ट्रिप करना। पोस्को अधिनियम 2012 अधिनियम के तहत रिवर्स ऑन्स क्लॉज चुप रहने के अधिकार का उल्लंघन करता है, जो मौलिक अधिकारों के दायरे में आता है। नंदिनी शतपथी बनाम पीएल दानी में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, अभियुक्त को अपना मुंह बंद रखने और किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने का अधिकार है, खासकर अगर वे उसे अपराध के लिए उजागर करना चाहते हैं। अनुच्छेद 21 में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार शामिल है। यह अभियुक्तों के लिए न्यायसंगत और निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी देता है। अनुच्छेद 21 में प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया को लागू करने के रूप में, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को अनसुना दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। अनुच्छेद 21 उस कानून को भी अमान्य करता है जो अन्यायपूर्ण, अनुचित और अनुचित है। गुड टच और बैड टच क्या है? बच्चों को कैसे समझाएं कैसा है स्पर्श? मनुष्य की आपराधिक भावना भी बढ़ रही है, मानवता पशुता में ढलती जा रही है। माता पिता अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में बताना कम जरूरी समझते हैं और संकोच भी करते हैं, जिसके कारण बच्चे यौन शोषण के शिकार होते हैं। अच्छा स्पर्श गुड टच, अगर कोई आपको टच करे और उससे आपको अच्छा लगे तो ये गुड टच होता है। बुरा स्पर्श बैड टच, जब कोई आपको इस तरह से टच करे कि आपको उससे बुरा लगे तो ये बैड टच होता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति प्राइवेट पार्ट्स गलत तरीके से छूने की कोशिश करे तो ये बैड टच होता है। बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में कैसे सतर्क करें? बच्चे के बदलते व्यवहार के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। ऐसे में छोटी उम्र में ही बच्चों के साथ विश्वास का रिश्ता कायम करना बेहद जरूरी हो जाता है। बच्चों और माता पिता में प्यार और भरोसेमंद बंधन बनाना आवश्यक है, जहां बच्चे बिना डर के आपको कुछ भी बता सकते हैं। बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार रखें कि वो आपसे हर बात शेयर करें। अगर उसमें कुछ गलत भी हो जाए तो वह भी बता दे। बच्चों को उनकी शारीरिक संरचना के बारे में बताएं। हम अपने बच्चों को ये समझा सकते हैं कि हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे होते हैं जो सबको दिखते हैं, परंतु कुछ अंग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हम देख या छू सकते हैं। उन्हें हम प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं। बच्चों को बताएं कि उनके प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं और बच्चों को ये बताएं कि शरीर के इन हिस्सों को किसी को न छूने दें। बच्चों को अपने शरीर का मालिक बनने दें। जब बच्चे 3 से 4 साल के हो जाए तो उन्हें समझाएं कि उनके शरीर पर केवल उनका ही अधिकार है। अगर किसी के द्वारा उनके शरीर को छूना अच्छा न लगे तो उसका कड़ा विरोध करें और ऐसी बातें आपको आकर जरूर बताएं। बच्चों को ना कहना सिखाएं। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना सबसे जरूरी है और बच्चों के मन से डर दूर करें और उन्हें ना कहना सिखाएं। अगर उन्हें कोई गलत तरीके से छूने की कोशिश करे तो वे प्रताड़ित करने वाले से डरे नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा न करने के लिए बोलें। प्रताड़ित करने वाले से बचने के लिए शोर मचाने तरकीब बच्चों को सिखाएं, ताकि आसपास के लोग उसकी चीख सुनकर उसके मदद को आ सके। बच्चों के व्यवहार पर नजर रखें। बच्चों के साथ जब भी कुछ गलत होता है तो उनके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसे में उसके मन को पाने की कोशिश करें और उनसे खुलकर बात करें। बच्चे को खुलकर इस बारे में बात कर बताएं कि आपके लिए यह अच्छा है और यह आपके लिए बुरा है।